नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 24 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी अभी आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो उसके लिए फुल पेड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। इसके अलावा आपने आपकी तैयारी कंप्लीट कर ली है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आंसर राइटिंग के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए और हर प्रकार की अवेलेबिलिटी जो है वो आप लोग को मिल जाएगी पेड कोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, और समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ को भी कवर करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है। देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। सो गाइस, पेपर 2 की पहली न्यूज़ में बात हो रही है एसएसएन नंबर्स के बारे में। एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये माइग्रेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है लेबर की, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए और स्पेशली यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग को पता है कि काफी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो रिवर्सल माइग्रेशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि वो वापस अपने गांव, अपने घर जो है वो चले गए हैं शहरों से, राइट। तो इनको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि देखो कोरोना वायरस महामारी में एक काफी कुछ चीजें, काफी सारे जो लूप होल्स हैं हमारी कंट्री के, वो सामने उभर कर आ गए। जैसे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर लूप होल सामने उभर कर आया, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेकर लूप होल सामने उभर कर आया, और भी काफी कुछ चीजें सामने आई। तो उससे जो है वो हम लोग को सीख मिली और उसको लेकर जो वेरियस कमिटीज हैं गाइस, तो वो नए नए रिकमेंडेशंस लेकर आ रही हैं, जिससे कि आगे चलकर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो दोबारा से, अगर कुछ महामारी आती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो दोबारा से ना देखने को मिले, क्योंकि गलतियों से ही इंसान जो है वो सीखता है। तो वैसे ही हुआ है। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे कि आधार कार्ड होता है ना हमारा, वैसे ही माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये नंबर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि पॉलिसी मेकर जो है उनको तुरंत पता लग जाएगा कि माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ कहाँ पर हैं, हमारी कंट्री में किस किस लोकेशन पर हैं और उनका मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो ये हेल्प किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स को मैप करने के लिए, पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनका पैटर्न क्या है, यानी कि माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, कि किस स्टेट में ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है या फिर किस सेक्टर के अंदर ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो इनसे क्या पता लगे, एक तो बेटर पॉलिसीज बनकर आएंगी, और दूसरी बात जो होगी, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होती है लाइक कोरोना वायरस, तो उस समय तुरंत पॉलिसी मेकर जो है वो अरेंजमेंट्स कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसके लिए एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रोवाइड कराने पर अभी रिकमेंडेशन हम लोग को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का देखने को मिला है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट को एक वेबसाइट जो है वो सेटअप करनी चाहिए, जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्टर कर सकें। तो माइग्रेंट वर्कर्स का एक डेटा के लिए ये मतलब पैन लेवल पर, मतलब जो ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो ये वाली बात हो रही है एसएसएन की, तो इसको लेकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इस न्यूज की बात करें तो देखिए, सेक्स वर्कर्स और जिन लोगों को एड्स है, उन्होंने GFATM, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, इनको इन्होंने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बोला है कि इनकी नीड्स वगैरह जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, सर्वाइवल में इनको दिक्कतें आ रही हैं, और इनको जो है वो हेल्प की जाए GFATM के द्वारा। तो हेल्प मांगी है, असिस्टेंस मांगा है GFATM से, सेक्स वर्कर्स और जो लोग एड्स से पीड़ित हैं। और इसी को लेकर एक कंसर्न रेज हुआ है कि सरकार के द्वारा, सरकार जो इमरजेंसी रिलीफ एफर्ट्स जो पेश कर रही है कोरोना वायरस को लेकर, जैसे हम लोग ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देखा और काफी सारे रिलीफ एफर्ट्स हम लोगों ने सरकार के इस बीच देखे कि सरकार अलग अलग सेक्टर के वर्कर्स को, लोगों को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करा रही है कोरोना वायरस के समय पर। तो वैसे ही यहाँ पर सामने आया कि जो सेक्स वर्कर्स हैं और जिन लोगों को एड्स है, टीबी है, तो इन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा, राइट। तो इसको लेकर अभी कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि GFATM के द्वारा 20 मिलियन US डॉलर इंडिया को के लिए अप्रूव किए थे, और इससे करीब 15 लाख 1.5 मिलियन लोगों को डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। बट इसमें बताया गया है कि सेक्स वर्कर्स और
जो लोग एड्स से पीड़ित हैं उनको हेल्प नहीं की जा रही है। तो इसको लेकर एक कंसर्न सामने उठा है, राइट? तो इसके बारे में एक जानकारी आपको इन जनरल होनी चाहिए थी। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे GFATM ये है क्या, जिसके बारे में हमने बात करी, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि जो भी HIV एड्स से पीड़ित जो लोग हैं, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित जो लोग हैं, जिन लोग को मलेरिया है, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए। और यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने पर जो है ये टारगेट, ये फोकस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको एक चीज तो समझ में आई गई, हालांकि इसके नाम से भी पूरी चीज क्लियर है कि GFATM किसको हेल्प करती है। ये एक ऐसा ग्लोबल फंड है, एक पैसा यानी कि रिजर्व एक ऐसा है जो कि मॉनिटरी असिस्ट करता है एड्स, टीबी और मलेरिया के लोगों को, राइट? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। और ये क्रिएट 2002 में किया गया था। इसका मेजर टारगेट ये है कि ट्यूबरकुलोसिस, एड्स और मलेरिया को पूरे दुनिया भर में से खत्म करना है। और G8 ग्रुप ऑफ 8 नेशन, जो कि आज की डेट में G7 के नाम से जाना जाता है, तो G8 जो है गाइस, इसने 2001 की अपनी समिट के दौरान टारगेट किया था कि इस प्रकार का एक ग्लोबल फंड आना चाहिए। और कहा यह जाता है कि पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा फाइनेंसर एड्स, टीबी और मलेरिया प्रिवेंशन का ये GFATM हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और जून 2019 तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक 41.6 बिलियन US डॉलर डिसबर्स किए हैं एड्स, टीबी और मलेरिया को खत्म करने के लिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, मलेरिया को एंड करने का टारगेट इंडिया का कब तक का है? इंडिया कब तक मलेरिया को एंड करने पर फोकस कर रही है, राइट? तो इसके बारे में लिखकर बताइए। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी, दोबारा से ये चीज आई। और मेंस में भी आप जैसे इस प्रकार की जो डिजीज है, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, तो उसको खत्म करने का एक प्रोग्राम है जिसको लेकर आप इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, GFATM के बारे में। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें तो इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा करी थी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 750 बिलियन यूरोस पेश करेगा इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज। जैसे हमारा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो हमने देखा ना, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का ये 750 बिलियन यूरोस का एक पैकेज है, जो कोरोना वायरस के समय पे जो रिसेशन की स्टेट जो आ गई है उससे बाहर निकालने के लिए ये पैकेज जो है वो सामने आया है। तो सिंपल याद रखना, यूरोपियन यूनियन कोरोना वायरस महामारी के समय पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो डेवलप हुए हैं उससे लड़ने के लिए 750 बिलियन यूरोस जो है वो इन्वेस्ट कर रही है इस महामारी की सिचुएशन में रिसेशन से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक जनरल जानकारी थी, हालांकि पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली गवर्नमेंट की यह स्कीम है और बहुत ही ज्यादा शानदार स्कीम है। और ऐसी स्कीम जो है वो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये स्कीम क्या है ये समझ लो आप। तो देखो, नाम से ही हालांकि समझ में आ रहा है, घर घर राशन। लोगों को जो राशन प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको राशन कार्ड दिया जाता है। उस राशन कार्ड को दिखाकर वो राशन शॉप जो होती हैं, जिनको फेयर प्राइस शॉप के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर उनको काफी सस्ते रेट में, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो रेट डिसाइड किए गए हैं, उस रेट में चावल, दाल और ये जो ग्रेन्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं काफी सस्ते चीप रेट में। तो आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, जैसे कि हिंदी मीडियम करके एक मूवी है, उसमें भी राशन शॉप जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि लोग लाइन लगा कर राशन शॉप के सामने खड़े रहते हैं। और ऐसी भी काफी सारी आपने मूवीज देखी होगी। इसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं लाइन को लेकर भी, और लोग काफी गरीब लोग काफी परेशान रहते हैं सामान खरीदने में, यानी उनको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, राइट? तो अभी क्या किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये राशन जो है लोगों का, राशन कार्ड होल्डर्स का, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो देखो वहां पर भीड़ नहीं लगेगी, और आज के समय में भीड़ हम लोग को कहीं पे लगानी नहीं है, राइट? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और स्लम एरियाज पर और ऐसे एरियाज पर जो है वो बहुत कम चांसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जाती, राइट? ये मान के चलो आप ऐसे एरियाज पर। और एक तो ये इसका टारगेट हो गया। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी बात ये करी है कि ये जो इनिशिएटिव है ये इंश्योर करेगा, ये स्कीम इंश्योर करेगी कि लोगों को जो राशन मिले वो रिस्पेक्ट के साथ मिले, राइट? समझ रहे हो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि सम्मान के साथ जो गरीबों को राशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब लाइन लगाएं और फिर उनको, इवन आपने कई बार देखा भी होगा कि वो राशन जो शॉप के अंदर जो लोग जो देते हैं, जो ऑफिशियल्स देते हैं, राइट, अधिकारी लोग जो बैठे रहते हैं जो देते हैं, तो वो बहुत बदतमीजी भी कर देते हैं कई बार गरीबों के साथ। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उनके घर तक जो है वो राशन उनको मिलना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ये, मुझे तो बहुत पर्सनली काफी शानदार ये स्कीम लगी है। आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि अभी एट प्रेजेंट सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आपने देखे होंगे, काफी सारे सर्कस के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। टाइगर होते हैं, लायन होते हैं और ये एलिफेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार के काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे।
और अभी क्या एट प्रेजेंट हुआ है, एक पिटीशन सामने आई थी दिल्ली हाई कोर्ट के पास, हम लोग को देखने को मिला, एक पिटीशन हमने देखी जिसमें कहा गया था कि सर्कस जो है वो आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन वगैरह चला है उसको लेकर सर्कस जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं। दिवालिया हम लोग को सर्कस में देखने को मिल रहा है, सर्कस का काम धंधा सब बंद हो गया है। तो इन सर्कस में जो एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन इस बीच काफी ज्यादा खराब हो गई, इनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। पिटीशन फाइल की गई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन के द्वारा। ये बेसिकली FIAPO जो है ये 100 ऑर्गेनाइजेशन का एक कलेक्शन है जो टारगेट करता है एनिमल राइट्स के प्रोटेक्शन के ऊपर, कि एनिमल्स जो है उनको संरक्षित करना है, उनको कंजर्व करके रखना है, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इस पर ये जो है वो FIAPO हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी ने ही पिटीशन फाइल करी कि सर्कस के अंदर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कि एक नेशन वाइड सर्वे कंडक्ट करें, क्योंकि आज की डेट में सर्कस बंद है तो आराम से एनिमल्स का सर्वे जो है वो हो सकता है कि एनिमल्स जो है ये वाइल्ड एनिमल्स वगैरह सर्कस के अंदर कितने हैं, इनका सर्वे किया जाए और इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए जू में भेज दिया जाए, राइट, कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक चीजें वापस नहीं हो जाती हैं शुरू, तो सर्कस से इनको जू में जो है वो भेज दिया जाए, जिससे कि उनकी अच्छे से देखभाल जो है वो हो सके। और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो ये रिप्लाई जो है वो मिलना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को कि अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, ठीक है, यानी कि उन्होंने किस प्रकार का प्लान बनाया है सर्वे को लेकर और किस प्रकार से जू में वापस दोबारा से शिफ्ट किया जा रहा है एनिमल्स को, राइट। और ये बताया गया है कि एक हम लोग को कानून भी देखने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट। इसके सेक्शन 21 टू 27 को चैलेंज किया गया क्योंकि ये जो कानून है गाइस ये परमिट करता है एनिमल्स को कि एनिमल्स जो है वो सर्कस एक्ट के लिए रखे जा सकते हैं। और आप देखते हो गाइस कि कितना एनिमल्स के साथ अत्याचार हम लोग को वहां पर सर्कस के अंदर देखने को मिलता है। आपने नोटिस भी किया होगा कई बार कि जो जो सर्कस मास्टर जो होता है, जो इन एनिमल्स को अपनी छड़ी पर नचाता है या फिर जो भी एक्ट करवाता है, तो वो उनको मारता है, उनको इवन इलेक्ट्रिक शॉक्स तक दिए जाते हैं जानवरों को। उनके पास जो स्टिक होती है ना मेटल की, कई बार हम देखते हैं कि उस स्टिक ऐसी स्टिक होती है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, जिससे कि जानवर डरते हैं और उसके मास्टर के अकॉर्डिंग जैसा मास्टर बोलता है वैसे काम करते हैं। तो उनको बहुत ही क्रूएल तरीके से जो है वो ट्रेन किया जाता है। तो कितनी खराब बात है ये। तो और इवन ये वाला जो कानून है ये कहता है कि सर्कस एक्ट के लिए जो है वो एनिमल्स रखे जा सकते हैं, परमिट करता है ऐसे एक्ट को। और इस एक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनको बिना रेस्ट कराए घंटों घंटों तक परफॉर्म करवाया जाता है, घंटों घंटों तक उनको बांध के रखा जाता है और काफी पीड़ा में जो होते हैं वो एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। उनको मारा जाता है, चाबुक वगैरह से मारा जाता है, हंटर से मारा जाता है, मतलब समझ रहे बातों को। तो कितने जो है वो पीड़ा में जो है वो एनिमल्स वहां पर रहते हैं। तो ये सब चीजें सामने आई यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली, राइट। इसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको खुले में घूमना जरूरी होता है, राइट। और इसमें बिना किसी पेपर वर्क के एनिमल्स को वहां पर रखा जाता है। कैसे पेपर वर्क के कि एनिमल फिट है कि नहीं है, मतलब एनिमल फिट हो या ना हो, सर्कस को तो अपनी रेवेन्यू से मतलब है, राइट। आप लोग को पता होगा वाली बात। तो इसलिए भले ही एनिमल की तबीयत खराब है कुछ है, बट उसको एक्ट करवाया जाता है मार के, मजबूरी में एनिमल्स को एक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो बकायदा वॉयलेशन है, उल्लंघन है एनिमल्स प्रोटेक्शन कानून का और एनिमल राइट्स और वेलफेयर का, राइट, उल्लंघन ये हम लोग को देखने को मिलता है। और कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर अभी कहा गया है कि काफी सारे एनिमल्स बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनका खाना पीना तक प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो अथॉरिटीज को कहा गया है कि अथॉरिटीज जो है वो प्लान्स बनाए, राइट, स्कीम्स बनाए कि जिससे कि इन एनिमल्स को दोबारा से जू पे जो है वो भेज दिया जाए इनकी बेहतर देखभाल के लिए। और ऐसे कानून जो होते हैं गाइस जो अलाउ करते हैं कि सर्कस में वाइल्ड एनिमल्स रखे जा सकते हैं, तो उन कानून को बैन करना चाहिए। और भी काफी सारी यानी कि सजेशंस है, आप लिख सकते हो अपने मेंस वगैरह, ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो, क्वेश्चन आता है तो, कि सजेशन के तौर पर कि कानून ऐसे बनने चाहिए जिसमें इस प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो उनके खिलाफ जो है, अगर जो इनके जो मास्टर्स होते हैं जो उनको मारते हैं और इस प्रकार से क्रूएल तरीके से ट्रेन करते हैं, राइट, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर देनी चाहिए। और कुल मिलाकर वैसे तो इस प्रकार के एक्ट जो है वो उनको बैन कर देना चाहिए। सर्कस अगर आपको शुरू करना है तो जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी जो होते हैं वो उनके पास वेरियस स्किल्स होती है, आपको पता होगा, आप देखते हो कि इंडिया गॉट टैलेंट में अलग अलग स्किल्स होती है ह्यूमंस के पास, जो कि कितना एंटरटेन करती है। तो आप सर्कस में जादूगर को रख सकते हो, इस प्रकार के एक्ट्स करवा सकते हो ह्यूमंस के, बट एनिमल्स के ऊपर अत्याचार जो है वो करना बहुत बुरा है। क्योंकि अगर आप किसी मैन के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर अत्याचार करोगे, राइट, किसी लिविंग बीइंग के ऊपर अत्याचार करोगे, तो वो इक्वल उसी की तरह है कि अगर आप किसी एनिमल के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही खराब स्थिति है, राइट। तो उसको आप पेपर 4 एथिक्स में भी अगर कुछ ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसा कुछ आता है तो आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। और अभी रिसेंट पास्ट में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है वो और अच्छा बनेगा, ठीक है। अब इस न्यूज की चर्चा करें गाइस, तो देखिए अभी कुछ समय से
रिकॉर्ड किया जा रहा था, नोटिस किया जा रहा था कि समुद्र में जो वेसल्स नहीं होते, एक तो ये पैसेंजर वाली शिप होती है, ठीक है, दूसरी शिप जो होती है जिसमें मर्चेंट शिप जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसमें गुड्स वगैरह होते हैं, सामान वगैरह लद के जाते हैं। तीसरा एक हम लोग देखते हैं जिसको ट्रॉलर्स बोलते हैं, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिसमें मछलियां पकड़ा जाता है, राइट, पकड़ी जाती है मछलियां वगैरह, राइट, तो मछली पकड़ने वाली भी वेसल होती है। तो ऐसे जो शिप्स हो रहे थे, तो ज्यादा बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ था कि समुद्री एरिया जो है उसमें ज्यादा हम लोग को ट्रैफिक देखने को मिल गया था इन सब शिप्स वगैरह का, तो उसको लेकर काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे समुद्र में, राइट, स्पेशली साउथ वेस्ट इंडियन वाटर्स है, वहां पर बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो इसको लेकर अभी एक अलग से ऑपरेशन रूट जो है वो शुरू किया गया मर्चेंट्स के लिए, फिशिंग वेसल्स के लिए, कि वो एक अलग अपने रूट में जो है वो ऑपरेट करें, जिससे कि एक्सीडेंट जो है वो कम हो सके। तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए एक अलग सेपरेट ऑपरेशन रूट जो है वो शुरू किया है मर्चेंट्स फिशिंग वेसल के लिए साउथ वेस्ट इंडियन वाटर्स के ऊपर, जिससे कि ये इस प्रकार के कोलिजन वगैरह जो है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ समय से ऐसे कोलिजन बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। क्लियर है यहाँ तक बातें? नेक्स्ट टॉपिक, ओडिशा के अंदर डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज जो है गाइस उसको बढ़ा दिया गया है, 62 साल से 65 साल कर दिया गया है डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस के चलते अब हम लोग को स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, डॉक्टर्स की आवश्यकता है, राइट, तो इसको लेकर ओडिशा का ये एक नया कदम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि जो डॉक्टर्स जो रिटायर्ड हो जाते हैं 62 की एज में, तो वो अभी एट प्रेजेंट तो रिटायर ना, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्होंने ये चीज सोची कि डॉक्टर्स की अगर रिटायरमेंट एज हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर और इस प्रकार का मेडिकल फोर्स जो है, स्टाफ जो है वो काफी कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ओडिशा का एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स ओडिशा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर जो है, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंडर है, तो उन डॉक्टर्स जो है उनकी रिटायरमेंट एज को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ओडिशा के अंदर ये चीज देखने को मिली। पेटिशन बार्गेनिंग ये क्या होती है? अभी क्या हुआ है कि कुछ मेंबर्स तबलीगी जमात के हम लोग को देखने को मिले थे अलग अलग कंट्रीज के, जिनको बताया गया है कि रिलीज कर दिया गया है कोर्ट केस से, और पेटिशन बार्गेनिंग के तहत इनको अभी रिसेंट डेज में कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा समझने वाला वो पेटिशन बार्गेनिंग होगा, कि ये पेटिशन बार्गेनिंग होता क्या है। तो देखिए गाइस, अगर कोई भी आरोपी होता है जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, राइट, तो जो प्रोसिक्यूटर जो होता है, आपको पता होगा जो सरकारी वकील जो होते हैं, या फिर जो विक्टिम्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो पीड़ित जो होते हैं, जैसे कि इजी तौर पे समझाता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एक कोर्ट केस है, एक क्रिमिनल है और एक जो है वो पीड़ित है, राइट, मतलब जिसके खिलाफ जो है वो क्राइम हुआ है, खिलाफ नहीं यानी कि जिसके साथ क्राइम हुआ है, और केस जो है वो क्रिमिनल के अगेंस्ट लगा। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ क्रिमिनल है और एक तरफ वो विक्टिम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पेटिशन बार्गेनिंग के अंदर, कि केस का ट्रायल शुरू होने से पहले, ट्रायल यानी कि वो पूरा जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रूफ किया जाता है कि सामने वाला क्रिमिनल है, और क्रिमिनल प्रूफ करता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, है ना। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो जो ट्रायल जो होता है उसके शुरू होने से पहले कोर्ट एक बार बोलती है कि आप अपना मैटर जो है, जो भी आपका मैटर है, अगर आप कोर्ट के बाहर सुलझाना चाहते हो तो आपके पास टाइम है, सुलझा लो। तो दैट इज कॉल्ड पेटिशन बार्गेनिंग। आपने कई बार सुना होगा कि कोर्ट, जैसे कि मेरा खुद का एक पर्सनल केस लगा हुआ है कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट तक चला था वो केस। वो तो एक्चुअली इंटरिम बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, बट मेन जो केस है फ्रॉड का वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो उस बीच कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको अपने मैटर को बाहर सॉल्व करना है तो आप कर लो, बट वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था क्योंकि सामने वाला पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, वो बहुत ही कम अमाउंट दे रहा था। जो केस जो था वो 1 करोड़ 40 लाख का था, एंड ही वाज सेइंग कि आप 20-25 लाख में मैटर को सुलझा लो। तो मैंने कहा यार, नुकसान 1 40 का है और आप 20 में कैसे कर रहे हो? तो वो ऐसा कोई नेगोशिएशन तो किसी काम का नहीं होता, राइट। तो वो क्योंकि वो 420 का केस लगा हुआ था, तो उसमें ये नेगोशिएशन होने पर बात हुई थी, तो इसलिए मैं बेटर तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ इस टॉपिक को रियल एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो, जो पेटिशन बार्गेनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे मोटे मोटे तौर पर है क्या, कि कोर्ट के बाहर जो है वो बार्गेन कर लो, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट के बाहर आप आपस में नेगोशिएट कर लो, बार्गेन कर लो, राइट, एक अपना निर्णय निकाल लो और कोर्ट केस से रफा दफा करो। क्योंकि आप जानते हो गाइस कि कोर्ट केस बहुत लंबा चलता है, इसलिए कोर्ट के अंदर जज पहले ही बोल देते हैं वाली चीज, राइट। और अगर नेगोशिएट किया जाता है, क्योंकि ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है, और अगर नेगोशिएट किया जाता है तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि कोर्ट जो होती है वो कंपनसेशन दिलाती है विक्टिम को, कि आपका जो भी खर्चा हुआ है ये आप ले लो, नेगोशिएट कर लो, और वो रफा दफा हो जाता है। जैसे कि अगर ये तो बात करी मैंने पैसों के मामले की, 420 जो मेरे साथ हुआ था, इसके अलावा ऐसे भी मामले होते हैं जैसे कि ये दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, एक ग्रुप ने दूसरे को मार दिया, ठीक है, मारा मतलब जान से नहीं मारा, हाफ मर्डर का केस लगा लिया, यानी कि उसकी हालत खराब कर दी, ठीक है। और जब वो वापस आया कोर्ट में, तो ये कोर्ट ने बोला कि आप बाहर नेगोशिएट कर लो, राइट,
पेटिशन बार्गेनिंग कर लो। तो अब जब ये बाहर नेगोशिएट करेंगे तो इस बीच क्या होगा, जिनकी पिटाई हुई है तो जिसने पिटाई करी है वो उसको कुछ पैसे पाई देकर रफा दफा कर देगा, ठीक है, कि लो जाओ पैसे पाई ले लो और रफा दफा करो। क्रिमिनल जो होता है वो उसको पैसे पाई देने पड़ते हैं, जब तो विक्टिम जो होगा वो नेगोशिएशन मानेगा। ऐसा थोड़ा ना है बाहर उसने बोला कि अरे भाई सॉरी यार, छोड़ना यार, चलना यार, ऐसा नहीं होता। पैसों पर फिर बात होती है, फिर कंपनसेशन पर बात होती है कि मैंने तेरी धुलाई करी, ले भाई पैसे और केस को रफा दफा कर। तो ये होता है नेगोशिएशन और दैट इज कॉल्ड पेटिशन बार्गेनिंग। होपफुली अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो ये देखो ये 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था पेटिशन बार्गेनिंग, और ये सीआरपीसी के चैप्टर 21A के अंदर सेक्शन 265A से लेकर 265L पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये अमेंडमेंट हम लोग को 2006 में देखने को मिला था। और किस किस सर्कमस्टेंसेज में ये सब चीजें अलाउड है गाइस, तो इसमें बताया जाता है कि ये बार्गेनिंग तभी अलाउड है जब अक्यूज जो आरोपी जो होता है वो बोलता है कि हाँ यार मुझे बार्गेन करना है। अब भाई विक्टिम तो बोलेगा नहीं कि मुझे बार्गेन करना है, क्योंकि विक्टिम तो खुद अपने हक के लिए लड़ने आया। तो ये तो कॉमन सेंस है, लॉजिक वाली बात है। अब मैं हूं, मुझे किसी मुझे मतलब पिटाई कर दी किसी ने, आपको पता होगा काफी सारे बच्चे मुझे बोल रहे होंगे कि कल मैंने आपको बताया था अपने बारे में भी कि मुझे एक बार पिटाई करी थी क्राइम ब्रांच वालों ने, बहुत बुरी वाली। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। अरे यार वो क्राइम ब्रांच वाले, और आपको पता है कि लीगल एक्शन में अभी मेरा जो केस के बारे में आपसे बात कर रहा था ना, वो केस 2015 में रजिस्टर हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आरोपी अभी भी बाहर ही बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ की कोर्ट केस जो होते हैं ना वो बहुत लंबा खिंचता है, और बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं कि मैं अगर कोर्ट केस फाइल कर देता हूँ तो मेरी बैंड बज जाती किसी ना किसी दिन। आपको पता है जिसके पास पावर नहीं है, जो कॉमन मैन है, उसकी बहुत हालत खराब रहती है। ये तो बस कहने वाली बात है कि हक है, हक है, हक है, बट ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो ऐसी नहीं होती। हक जो होता है उसको पाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है। राइट, समझ पा रहे होगे आप बातों को। तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया, मैंने कहा। और इवन जब पापा के जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे थे, अधिकारी वगैरह, तो उन्होंने सॉरी वॉरी बुलवा दिया था, बट इतनी मार खाने के बाद सॉरी सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्या करें, चलो ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो है वो निकल गया मैं बाहर, और गंदा फंसा नहीं। चाहते तो वो मुझे और फंसा सकते थे अपने पेज वगैरह लगा के। आपको पता तो है कि जब आप भी अधिकारी बनोगे तो आपके पास भी पावर्स आएंगी काफी सारी। तो कई लोग पावर्स का गलत उपयोग करते हैं, कई लोग अच्छा उपयोग करते हैं, और मैं तो चाहूंगा यही कि आप जब उस अथॉरिटी में बैठे तो गलत उपयोग बिल्कुल मत करना यार, क्योंकि जिसके साथ गलत होता है उसको बहुत बुरा लगता है। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। मैं आपको यही समझा रहा था कि पेटिशन बार्गेनिंग के अंदर जब अक्यूज जो होता है, जो आरोपी होता है, वो ही प्रोसेस को शुरू करने के लिए डिमांड करता है। उसी की डिमांड होती है कि हाँ मुझे जो है वो नेगोशिएट करना है, क्योंकि विक्टिम जो होता है वो तो अपना हक लड़ने आया है, उसको तो भाई हक चाहिए कि यार मुझे पीटा, इसको सजा दो। राइट, अब सामने वाला ही तो बोलेगा नहीं, जिसको सजा हो रही है, जिसको पता है हाँ यार मैं क्रिमिनल हूं, वही तो बोलेगा चल भाई बीच का रास्ता निकालते हैं, रफा दफा कर, केस नहीं करना। और इसमें क्या होता है, सजा जो होती है वो या तो कम करवा दी जाती है, ये वाली भी चीज होती है इसके अंदर, पता है आपको कि इसमें केस रफा दफा के अलावा भी ये भी होता है कि भाई केस लंबा खिंच रहा है, ज्यादा सेक्शंस लग रहे हैं, तू थोड़े बहुत पैसे ले ले, मुझे कम सेक्शन लगा दे, जो मेरी जेल 7 साल की होनी है वो मेरी जेल 3 साल या 2 साल की करवा दे। यानी कि कम सजा वाली आरोप। समझ रहे हो बात को? अगर कोई आरोप बहुत लमसम है तो वो बाहर नेगोशिएट करके उस आरोप को कम भी करवाया जाता है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस शुरू होती है, फिर कोर्ट जो होती है फिर वो बोलती है नेगोशिएशन का, और फिर फर्दर जो है वो मामला चलता है। बट मोटे मोटे तौर पर आपको सिर्फ यही चीज पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा और डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतने कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ने जो है वो चेतावनी दी है कि N95 जो मास्क है, जिसमें आपने देखा होगा कि N95 का जो मास्क होता है इसमें इस प्रकार का कुछ लगा रहता है, सांस ऑक्सीजन वगैरह के लिए, या कुछ फिल्टर टाइप का लगा रहता है ना। तो ये बोला गया है कि ये उतना मतलब सही नहीं है, यानी कि इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि ये प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दे सकता कोरोना वायरस से। और मैं अपने पापा को फालतू चिल्लाता था कि N95 मास्क पहनो, क्यों नहीं पहन रहे हो। और क्योंकि वो पागल लोग, आप जानते हो कि उनको ज्यादा मतलब ये सब पसंद नहीं, उनको लगता था कि यार सूसा है ये थोड़ा सा। मैं उनको समझाता था कि यार यार ये गड़बड़ हो जाएगी, N95 पहनो पहनो। और कल ही परसों मुझे पापा बोल रहे थे ये न्यूज देखकर कि ये देखो पढ़ लो इसको। तो ये चीज है। तो N95 गाइस याद रखना कि अभी मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि N95 मास्क जो है वो सेफ नहीं है, कोरोना वायरस को वो प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक, और आज काफी कम टॉपिक थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तबलीगी जमात। इस टॉपिक को पहले भी काफी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको आप एक बार जाकर पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। जो नए बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा आपको। और या फिर कहीं से भी आप तबलीगी जमात क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हैंड रिटन नोट जरूर बना लीजिएगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड ये नंबर्स हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम के ये फ्री हमारे चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और
अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।